गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। विवेक मल्होत्रा। रूथ की बात सुन आरोही ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, यही कि किस तरह आप हर बार मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। रूथ ने आरोही की बात सुन गुस्से में कहा, कुछ भी मत बोलो। क्या देखा तुमने, बताओ मुझे। आरोही को उसकी बात सुन गुस्सा आने लगा था, पर वो कुछ नहीं बोली और आगे बढ़कर अपनी बुक्स अपने बैग में डालने लगी तो रूथ ने उससे उसकी बुक्स छीनते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम? आरोही ने अपनी बुक्स वापस लेनी चाही पर रूथ ने उन्हें पीछे खींच आरोही की कमर को पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। रूथ ने बुक्स बेड पर फेंक आरोही को अब अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम जो भी समझ रही हो मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शक्ति को किस नहीं किया, उसने मुझे किया, वो भी बिना मेरी मर्जी के। आरोही ने रूथ की बात सुनकर भी इग्नोर करते हुए कहा, मुझे छोड़िए रुद्रांश। रूथ ने मना करते हुए कहा, नहीं, कुछ देर ऐसे ही रहने दो। अच्छा छोड़ो, आओ मैंने हम दोनों के लिए कॉफी बनाई है। ये कहते हुए रूथ आरोही का हाथ पकड़ अब उसे बाहर ले जाने लगा था कि तभी आरोही का गुस्सा अब फूट पड़ा और उसने गुस्से में रूथ के हाथ को अपने मुंह के पास ले जाकर अपने दांत गड़ा दिए। उसने रूथ को बुरी तरह से काटा मगर रूथ ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। हैरान हो उसने उसका हाथ छोड़ दिया और अब रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? मुझे नहीं मतलब आप किसको किस कर रहे हैं? किसको नहीं, बस मुझसे दूर रहें। ये कहते हुए आरोही अब फफक कर रो पड़ी थी कि रूथ ये देख बहुत हट हो गया। उसने उसका हाथ छोड़ उसे एक बार फिर अपने गले से लगा, उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, बेबी, तुम क्यों मुझे नहीं समझ पा रही हो? तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। क्या सफाई दूं मैं, जब तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती? आरोही ने रूथ की बात सुन उसके सीने पर मारते हुए कहा, छोड़िए मुझे। मुझे कुछ नहीं समझना। ये सब आपकी और उस शक्ति की सोची समझी चाल है ताकि मैं आपका पीछा छोड़ दूं और आपको इस अनचाही शादी से छुटकारा मिल जाए। आरोही की बात सुन रूथ ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा, क्या चाल, आर यू क्रेजी? आरोही ने अपने चेहरे से उसके हाथ हटाते हुए कहा, यही सच है। ये सब आपका दिखावा था। वो शक्ति भी आपके साथ मिली हुई है। अब मुझे समझ आया कि उसने मुझे आपसे दूर रहने को क्यों कहा, क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। रूथ ने आरोही की बात सुन थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या शक्ति ने ऐसा कहा? आरोही ने अपने आंसू पोंछ उसे दूर धकेलना चाहा पर वो इतना भारी था उसके लिए कि वो उसे हिला भी नहीं पाई। रूथ को अब आरोही पर गुस्सा आ गया और उसने आरोही को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। क्या बोला शक्ति ने तुम्हें? और कब बोला? आज सुबह जब रूथ बाहर गया था। बाहर से आने के बाद उसने मेन डोर खुला ही छोड़ दिया था और शक्ति कब अंदर चली आई उसे पता ही नहीं चला। पर जब वो आरोही के पास थी, आरोही तब सोई हुई थी, इसका मतलब वो पहले भी आरोही से मिली थी। इधर आरोही ने रूथ के भड़कने पर सहमते हुए कहा, उसने ही कहा था मुझे आपसे दूर रहने को। रूथ ने उसे घूरते हुए पूछा, और क्या बोली वो? आरोही को फिर से रोना आ गया और उसने रोते हुए कहा, यही कि आप लड़कियों को कपड़े की तरह बदलते हैं। मैं आपकी बातों में ना आऊं। आप कैसोनोवा हैं। रूथ ने आरोही की बात सुन झुकते हुए अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही वजह थी जो तुम मुझसे दूर दूर भागने लगी थी। शक्ति कब मिली तुमसे? कब कहा उसने ये सब? आरोही ने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आपका कॉन्सर्ट था ना हमारे कॉलेज में, उस दिन। रूथ ने आरोही की बात सुन गुस्से में अपने दांत भींच लिए। उसे शक्ति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ऐसा क्यों किया और आज की उसकी हद ने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। रूथ ने आरोही को फिर से गले लगाना चाहा पर आरोही ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, दूर रहिए। और खबरदार जो अब मुझे किस किया तो। ये कहते हुए वो अब जल्दी से मौका मिलते ही रूथ के चंगुल से आजाद होकर अपने रूम की तरफ भागी तो रूथ ने गुस्से में उस पर भड़कते हुए कहा, जितना भागना है मुझसे दूर भाग लो, पर अगर यहाँ से कहीं जाने की सोची तो समझ लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। आरोही उसकी बात सुन अपनी जगह पर रुक गई तो रूथ ने उसके पास जाते हुए कहा, चाहती हो ना कि तुम्हारी मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर उसके लिए उनका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए भी उनका हॉस्पिटल में होना जरूरी है। तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि उनका ट्रीटमेंट रुके तो अच्छी बच्ची की तरह मेरी बात मानो, समझी? इतना कहकर रूथ ने आरोही के गाल को सहलाया तो एक बार फिर आरोही की आंखें भर आईं और वो मन ही मन सोचने लगी कि वो कितना घटिया इंसान है, उसे उसकी मम्मा का सहारा लेकर अपनी बातें मनवा रहा है। वहीं रूथ ने आरोही से कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अंडस्को। इधर मित्तल मेंशन में
ईशु अपने रूम में इस समय ढेर सारे कपड़ों के बीच थी। उसने अभी एक सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो इस समय अपने सामने सोफे पर बैठे शुभित को देख रही थी, जो कि अपनी सरसरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। तभी उसने एक बार फिर से कहा, नो। ईशु ये सुन उदास हो गई और उसने बड़ी मासूमियत से शुभित को देखा तो उसने उससे कहा, जाओ जाकर दूसरा ट्राई करो। ईशु ने अपना सिर ना में हिलाया तो शुभित ने उसे घूर कर देखा तो अब वो अपना लहंगा संभालते हुए वहां से क्लोजेट रूम में चली गई। तभी शुभित के पास खड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर जानवी खन्ना ने कहा, दैट पेस्टल पिंक कलर वाज लुकिंग सुपर्ब ऑन हर। शुभित ने अपने फोन में डूबे हुए कहा, हैव आई आस्क्ड यू। जानवी उसकी कॉल आवाज को सुन चुप हो गई। शुभित ने तब से उसके लाए बेस्ट 7 लहंगे रिजेक्ट कर दिए थे। वहीं ईशु खुद बार बार लहंगे ट्राई करते हुए अब थक चुकी थी। कुछ देर बाद ईशु अब जब 8वीं बार लहंगा पहनकर बाहर आई तो शुभित ने पहले उसके चेहरे पर आई थकावट को देखा और फिर एक नजर उसे देखते हुए कहा, ओके, जाओ चेंज करके आओ। ईशु उसकी बात सुन खुश हो गई, वरना वो तब से नो नो बोलकर उसका दिमाग खराब कर रहा था। ईशु जैसे ही क्लोजेट रूम में वापस गई तो शुभित ने जानवी को देखे बगैर ही बालकनी में जाते हुए कहा, जल्दी से यहाँ से ये सब हटाओ। जानवी उसे जाते हुए घूरने लगी। कितना खड़ूस है वो, एक नजर उसे देखा तक नहीं था उसने। उसे जब पता चला था कि वो शुभित मित्तल से मिलने वाली है तो वो आज अपनी सबसे बेस्ट ड्रेस पहनकर आई थी। वो एक असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और आज उसे मित्तल मेंशन आने का मौका मिला था, पर यहाँ उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। जानवी ने सर्वेंट्स के साथ मिलकर जल्दी से अपना सारा सामान समेटा था कि तभी ईशु चेंज कर रूम में आई। उसने इस समय एक ऑरेंज कलर का सिंपल फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही प्यारी दिख रही थी। उसे देख जानवी ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आता ये सारे पैसे वाले लोग पागल होते हैं। एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी मिस्टर मित्तल को, पर उन्होंने शादी की एक गूंगी लड़की से। उसकी फुसफुसाहट साथ चलने वाली सर्वेंट्स ने सुनी तो उसने जानवी से कहा, अपने मन की बातें इतनी तेज आवाज में मत बोलिए। अगर सर ने सुन लिया तो वो आपको गूंगा बहरा सब बना देंगे। आइए। सर्वेंट की बात सुन जानवी ने हैरानी से अपनी आंखें फैला दी और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। इधर अब शुभित भी रूम में आया तो एक बार फिर ईशु को देखता रह गया। उसने इस समय अपने बालों को बांधा हुआ था, जो कि शुभित को पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने उसके पास जाकर उसका क्लचर बालों से निकालते हुए पूछा, लंच में क्या खाओगी? ईशु को पहले तो गुस्सा आया कि उसने उसके बाल बिगाड़ दिए। उसने अपने बालों को ठीक कर इशारा करते हुए पूछा, तुम क्या खाओगे? शुभित ने बेड पर बैठते हुए कहा, वही जो तुम खाओगी। ईशु उसके बेड पर बैठने पर धीरे से झिझकते हुए उसके पास बैठ गई तो शुभित उसे देख मुंह फेर कर हंस दिया। कितना सोच सोचकर वो उसके पास बैठ रही थी। ईशु ने अपने फोन से शुभित को मैसेज सेंड किया पर देखा उसका फोन तो वैनिटी टेबल पर रखा हुआ था। ये देख वो जल्दी से उठी और उसने शुभित का फोन उठा उसे पकड़ा दिया। शुभित ने फोन में देखा तो ईशु ने उसे मैसेज कर लिखा था कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। शुभित ने मुस्कुराते हुए उसका मैसेज पढ़ा और फिर मना करते हुए कहा, नहीं, अभी तुम्हें कुछ हल्का फुल्का लंच करना चाहिए क्योंकि रात में पार्टी में तो तुम अपने मन का ही खाने वाली हो। शुभित की बात सुन ईशु उसे लाचारी से देखने लगी। जब उसे अपने मन का ही करना था तो उसने उससे पूछा ही क्यों कि वो क्या खाएगी। ईशु अब जल्दी से उसके पास से उठकर जाने को थी कि शुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? मैं खाना यहीं पर मंगवा लेता हूँ। ईशु ने पहले तो खुद को संभालने के लिए उसके कंधे थाम लिए और फिर जल्दी से अपना सिर हिला उसे इशारा करते हुए कहा, नहीं, नीचे चलिए। इतना कहकर ईशु उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। उसकी सांसें थम गई थीं। शुभित की हरकतें तेजी से बढ़ रही थी, वो कब क्या कर दे इसे वो बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जल्दी ही वो रूम से बाहर निकल गई। वहीं शुभित उसे जाते हुए देखता रहा और फिर कुछ देर बाद बेड पर लेट गया। उसने अपने सिर के नीचे हाथ रखते हुए कहा, नो, मैं गलत हूँ, कुछ तो है जो ईशु ने मुझसे छुपाया है और वो शान जानता है। शुभित ईशु को देख और फिर सबसे बड़ा सबूत उनकी शादी की पहली रात जब वो ईशु के करीब आया तो उसे पता चल चुका था कि शान और ईशु के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आध्या की उन भेजी फोटोग्राफ्स में दिख रहा था। और रही उस रात की बात तो उसकी भी सच्चाई वो ईशु से नहीं बल्कि शान से पता करेगा। अंडस्को दिन भर मेंशन में घूम शुभित से बचते बचाते हुए ईशु ने अपना दिन निकाल लिया था। इधर शाम के समय आदित्य ने सपना जी से कहा, ईशु और शुभित को कहिए कि वो लोग अभी निकले क्योंकि कुछ ही देर में मीडिया वहां पहुंचने वाली है। सपना जी ने आदित्य की बात सुन अब जल्दी ही एक सर्वेंट को शुभित के रूम में भेज दिया। रिसेप्शन पार्टी आदित्य के जुहू वाले मेंशन में होनी थी। ईशु और शुभित भी वहीं पर रेडी होने वाले थे, इसलिए उसने उन्हें टाइम से पहले वहां पहुंचने को कहा था। अंडस्को रात के लगभग 8 बजे के समय मेहमानों का आना शुरू हो गया था।
मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन साथ ही देश विदेश के मशहूर बिजनेसमैन जो कि आदित्य के खास थे उन्होंने भी रिसेप्शन पार्टी में शिरकत की थी। आज आदित्य का ये जुहू मेंशन चमचमाती लाइट्स और खुशबूदार फूलों से सजाया गया था। मेंशन को चारों तरफ से मीडिया ने घेरा हुआ था। एक के बाद एक नामी हस्तियां वहां आ रही थीं। कई पॉपुलर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी वहां शिरकत की। वहीं मेंशन के बड़े से गार्डन में सजाए शानदार स्टेज पर ईशू और शुभित खड़े होकर वहां आते गेस्ट से मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां राणा फैमिली भी आ चुकी थी। सोनम और नैना ईशू के पास आई तो सोनम ने नैना के गाल खींचते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। वहीं नैना ने खुश होते हुए उसे देखा। शुभित उन दोनों को देख बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये देख ईशू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है वो कम बोलता है बट फिर भी उसकी फैमिली अब शुभित की फैमिली भी है। अपने लोगों से कौन इस तरह पेश आता है। वहीं नैना वो तो शुभित और ईशू को देख बहुत खुश थी। शुभित ने ब्लैक कलर का टुक्सेडो सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वहीं नैना वो तो बहुत प्यारी बिल्कुल सिंड्रेला की तरह उसने ब्लूइश पिंक कलर का ग्लिमरिंग लहंगा पहना हुआ था। न्यूड मेकअप मिनिमल ज्वेलरी के साथ उसने बालों को फिश ब्रेड बनाकर हेयर एक्सेसरीज और मांग में हल्के सिंदूर से सजाया हुआ था जो कि उसे बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। खुशी के साथ आए सौम्या ने उसे देखते हुए कहा, भाभी सच में यू आर लुकिंग जस्ट वाओ। खुशी ने भी ईशू के सिर को चूमते हुए शुभित से कहा, यू आर लकी मैन। इस पर शुभित ने ईशू की कमर में हाथ डालते हुए कहा, यस आई एम। ये कहते हुए उसने ईशू को देखा जो अब अपना सिर झुकाकर ब्लश करने लगी थी। ये देख शुभित हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी अभय और शान भी वहां आए। शान ने आज व्हाइट कलर का 2 पीस सूट पहना हुआ था। वहीं अभय ने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। शान आया तो शुभित ने उसे गौर से देखा। वो उसे बहुत ऑब्जर्व करने लगा था पर उसे शान को देख कहीं से भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि उसे अपनी समझ पर ही शक होने लगा था। एक एक कर गेस्ट न्यूली वेडेड कपल से मिलकर उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे। थोड़ी देर बाद आदित्य, निखिल, मयंक और समीर भी स्टेज पर आए और उन चारों ने मिलकर शुभित और ईशू के साथ फोटो क्लिक करवाई। उसके बाद कुछ फैमिली फोटोज हुई और इसी के साथ आदित्य अब शान, शुभित और ईशू के साथ मीडिया के सामने भी आया। कुछ देर बाद फिर ईशू और शुभित स्टेज पर खड़े हुए थे। ईशू को हैरानी इस बात की थी कि फैमिली से सभी आए हुए थे सिवाय रुद्र को छोड़। उसने पास खड़े आयु से इशारे में रुद्र के बारे में पूछा तो आयु ने कहा, पता नहीं उनका कल से घर भी नहीं आए हैं। बड़ी माँ से बात हुई थी तो कह रहे थे कि बस आने वाले हैं। ईशू ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और मुड़कर अब सामने देखा था कि उसका दिल जैसे मुंह में आ गया। शुभित के पास खड़े गेस्ट को देख उसके होश उड़ चुके थे कि तभी शुभित ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ईशू, विवेक मल्होत्रा, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड। ईशू ने सामने ब्राउन कलर का सूट पहने हुए लंबे से उस आदमी को देखा जो कि अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। उसने ईशू को गिफ्ट देते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन ईशू भाभी। उसकी आवाज सुन ईशू के शरीर में तेज सरसराहट दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए कि तभी शुभित ने कहा, ईशू नहीं ईशा। इस पर विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सॉरी, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा। ओके ईशा भाभी। ये कहते हुए उसने एक बार फिर ईशू की तरफ गिफ्ट बढ़ाया मगर ईशू ने उसके पास आने पर अपने कदम पीछे खींच लिए। शुभित जो कि किसी और से मिल रहा था पर उसने ईशू को देखा तो वो उससे दूर होकर खड़ी हो गई थी। ईशू के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शुभित ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास वापस खींच लिया और उसे देखते हुए उसने धीरे से उसके कान में पूछा, क्या हुआ? थक गई हो क्या? टू बी कंटिन्यू। आदित्य और आरोही। शुभित की बात सुन ईशू ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और अगले ही पल विवेक को एक नजर देख शुभित की बाजू को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। शुभित ने विवेक से गिफ्ट ले लिया तो वो अब वहां से ईशू को एक नजर देखते हुए चला गया। उसके जाते ही शुभित ने मुड़कर ईशू को देखा तो वो घबराई सी खड़ी थी। शुभित ने जाते हुए विवेक को देख ईशू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है? ईशू ने उसका हाथ और कसकर पकड़ उसे एक नजर देखा तो शुभित भी उसकी आंखों में देखने लगा। ईशू ने अपना एक बार फिर सिर हिला दिया मगर शुभित अब उसमें खो सा गया था। वो धीरे धीरे उसकी खूबसूरती को देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही थी वो इस वक्त और उसके लिप्स एकदम परफेक्ट जिन्हें वो एक बार फिर छूना चाहता था। अपनी डिजायर को कंट्रोल करते हुए उसने ईशू का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। इधर पार्टी में अब रूथ ने अपने दोस्त सक्षम के साथ एंट्री की तो ज्यादातर सभी मेहमान उसे देखने लगे। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। वहां मौजूद लड़कियों के बीच उसे देख खुसफुसाहट शुरू हो गई। इस समय वो ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। उसने बिया आइस ब्लू 2 पीस सूट पहना हुआ था। कलाई में चमचाती महंगी वॉच, करीने से सेट उसके बाल उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे।
उसे आते देख शान ने उसके पास जाते हुए कहा, क्या बे, पूरी लाइमलाइट चुरा ली तूने तो। देख लड़कियां कैसे ताड़ रही है तुझे। रुद्र ने नीचे देख अब अपना सिर ऊपर उठा हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वही तो गड़बड़ है। जिसे ताड़ना चाहिए वो तो मुझे अब देखना भी नहीं चाहती। ये कहते हुए रुद्र के होठों की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई तो शान उसकी बात समझ मुस्कुराया और उसने उसके पेट में हल्के से मारते हुए कहा, वो भी देखेगी। थोड़ा सब्र तो रख। शान की बात सुन सक्षम ने कहा, और नहीं तो क्या, पर ये मेरी सुने तब ना। तभी वहां पर शक्ति भी नित्या के साथ आई। उसने सभी से हाय हेलो कर अब रुद्र से कुछ कहना चाहा पर रुद्र वहां से हट स्टेज की तरफ बढ़ गया। ये देख नित्या ने शक्ति से पूछा, ये तुम्हें इग्नोर कर रहा है क्या। शक्ति ने स्टेज पर जाते हुए रुद्र को घूरा और वहां से गुस्से में चली गई। नित्या उसके पीछे पीछे गई। इधर अभय ने शान से पूछा, और भाई, कब आने वाली है तेरी स्पेशल गेस्ट। शान ने अपना फोन पॉकेट में रख अभय के कहने के अंदाज को भांपते हुए कहा, चल बे, ज्यादा दिमाग मत चला, बहन की तरह है वो मेरी, चला मेरे साथ। इतना कहते हुए शान खुश होकर अभय के साथ एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। वहीं रुद्र अब जब ईशु और शुभित के पास पहुंचा तो रुद्र ने शुभित से हाथ मिला ईशु को देखते हुए कहा, ये क्या अभी से रोनी सूरत बना ली। जीजू ठीक से ख्याल नहीं रख रहे क्या। ईशु रुद्र को सामने देख अब कुछ शांत हो गई थी। उसने रुद्र के कंधे पर मारते हुए इशारा कर उससे पूछा, कहाँ थे अब तक। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, कुछ काम था, बाद में बताऊंगा। तभी सक्षम भी वहां आ गया तो अब रुद्र ने उसके साथ ईशु और शुभित के साथ फोटो खिंचवाए और फिर अब सक्षम के साथ नीचे आया था कि सामने से सोनम उसे देखते हुए उसके पास ही आ गई और उसने रुद्र पर भड़कते हुए पूछा, कहाँ थे अब तक। पता भी है कुछ, तुम्हारे पापा कितना भड़के हुए। रुद्र ने ये सुन धीरे से कहा, वो हमेशा मुझ पर भड़के ही रहते हैं। मुझे तो याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे हंसकर बात कब की थी। इतना कहते हुए रुद्र अब वहां से चला गया तो सोनम उसका इस तरह का रवैया देख परेशान हो गई। वो वापस नैना और खुशी के पास आ गई। वहीं एंट्रेंस पर खड़े शान ने जैसे ही आरोही को अंदर आते देखा तो खुश होकर उसने उसे हाथ हिलाया और जल्दी से उसकी तरफ भागा। आरोही के पास जा उसने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच आरोही। आरोही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, बात है, बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे एक बार कहने पर मेरी पार्टी में आई। प्लीज। ये कहते हुए शान ने अब उसे आगे चलने को कहा। एंट्रेंस पर शान ने आरोही के साथ मीडिया को पोज भी दिए तो किसी ने भीड़ में उससे आरोही के बारे में पूछा तो उसने भी हंसते हुए कहा, ये छुटकी है, आई मीन लिटिल सिस्टर। आरोही शान की बात सुन उसे देखने लगी। उसने उसे छोटी बहन कहा। आज जब वो शाम को कॉलेज से बाहर निकल कर आई थी तभी वो शान से टकराई थी। वो वहां उसी का वेट कर रहा था। उसने 2-3 बार शान को रुद्र के साथ देखा था इसलिए वो उसे पहचान गई थी कि तभी शान ने उसे बताया कि वो उसे अपने भाई और भाभी के रिसेप्शन के लिए इनवाइट करने आया है। आरोही को थोड़ी हैरानी हुई कि वो तो उसे ठीक से जानती भी नहीं तो फिर क्यों वो उसे अपने फैमिली फंक्शन में इनवाइट कर रहा है। उसने शान से यही सवाल पूछा भी तो उसने कहा कि वो रुद्र की वाइफ है इसलिए और वो उसे भी अपनी दोस्त मानता है। आरोही ने उसे हाँ कहा पर उसका उसकी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था मगर जब 1 घंटे पहले शान ने उसे कॉल किया तो उसे आना ही पड़ा। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि शान के पास उसका नंबर कहाँ से आया, कहीं ये रुद्र का फिर कोई नया तरीका तो नहीं था उसे अपने जाल में फंसाने का। आरोही अपनी सोच में गुम कब शान के साथ अंदर आई उसे पता ही नहीं चला कि तभी शान ने उसे होश में लाते हुए कहा, आरोही, ये मेरा फ्रेंड अभय है। और अभी ये आरोही। शान की बात सुन अभय अपने सामने व्हाइट घेरदार सूट में खड़ी उस खूबसूरत लड़की यानी कि आरोही को देखता रह गया। उसकी ब्यूटीफुल आईज, प्लम्प पिंक लिप्स, परफेक्ट नोज शेप, सब कुछ परफेक्ट था उसमें। उसकी पीठ तक आते उसके वेवी ब्राउन हेयर्स बहुत ही सलीके से संवारे गए थे। माथे पर लगी व्हाइट स्टोन की छोटी सी बिंदी उसे बहुत ही सुंदर दिखा रही। अभी तो अपने सामने खड़ी लड़की की खूबसूरती में गहराई तक डूब चुका था कि तभी शान ने उसे बाहर निकालते हुए कहा, ओए, कहाँ खो गया। अभि ने एक नजर आरोही को देख झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं। चलो अंदर चलो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर शान ने कहा, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, आओ आरोही। ये कहते हुए शान अब आरोही को अपने साथ ले गया और गार्डन में आते ही वो गेस्ट के बीच आदित्य को ढूंढने लगा। कुछ देर तक आरोही को अपने साथ लेकर घूमते हुए उसे आदित्य कुछ गेस्ट के साथ दिखाई दिया तो उसने एक बार फिर आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, आओ, तुम्हें अपने पॉप से मिलाता हूँ। आरोही ने कुछ नहीं कहा।
उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो शान के बार बार हाथ पकड़ने पर उस पर भड़क नहीं रही थी, बल्कि उसे तो उससे कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, वरना कपिल की वजह से उसे अब सभी लड़के एक जैसे लगने लगे थे, इसलिए वो सभी लड़कों से दूर रहने की कोशिश किया करती थी। इधर शान और आरोही के पीछे पीछे अभय आरोही को देखते हुए उनके साथ ही चल रहा था कि तभी आदित्य के पास पहुंचते ही शान ने कहा, पॉप्स। आदित्य उसकी आवाज सुन मुस्कुराते हुए मुड़ा तो उसकी नजर शान से होते हुए उसके पास खड़ी आरोही पर जा ठहरी। शान ने आदित्य से कहा, पॉप्स। ये आरोही। आरोही मेरे पॉप्स, आई मीन मेरे डैड। आरोही ने आदित्य को देख अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल। उसकी आवाज सुन आदित्य नींद से जागा। वो आरोही को देखता रह गया था कि तभी शान ने हंसते हुए कहा, सीरियसली आरोही? नमस्ते, आजकल हाय हेलो का जमाना है। शान की बात सुन आरोही के चेहरे की मुस्कुराहट हटने लगी तो आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नमस्ते बेटा। आरोही। आदित्य का हाथ अपने सिर पर महसूस कर शांत सी उसे देखने लगी। उसे आदित्य का हाथ अपने सिर पर होना ना जाने क्यों अच्छा लगा। वो आदित्य को देख मुस्कुराई तो आदित्य भी उसे देख मुस्कुरा दिया। उसका हाथ अब तक उसके सिर पर था। वही शान उन दोनों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। इधर रूथ गुस्से में भागा चला जा रहा था और सक्षम उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि रूथ अचानक से रुक गया। उसने आगे की तरफ झुक शान और आदित्य के पास खड़ी लड़की को देखना चाहा। वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी तो उसने सक्षम से पूछा, ये आरोही है? इस पर सक्षम ने कहा, कहाँ भाई, हद है यार, तुझे अब हर जगह आरोही नजर आती है। रूथ ने सामने उसकी तरफ पीट करके खड़ी हुई लड़की को देखकर कहा, चुप कर और मेरा काम कर पहले तो, तब मुझसे बात करना। ये कहते हुए रूथ अब आगे बढ़ा तो सक्षम फिर से उसके पीछे पीछे भागा। वहीं रूथ को अब एक बार फिर आरोही याद आ गई थी। आज सुबह उससे अच्छी खासी लड़ाई के बाद उनके बीच बोलचाल बिल्कुल बंद था। वो उसे कॉलेज छोड़ने गया और कॉलेज से वापस भी लेकर आया, पर आरोही ने उससे लड़ना तो दूर कुछ कहा भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है, क्यों वो लड़की उसे समझती नहीं है। रुद्र शान और आदित्य के पास से गुजरा ही था कि वो फिर रुका और उसने पलट कर शान की तरफ देखा तो ये सामने आरोही ही थी जो कि आदित्य से बात कर रही थी। रुद्र ने आरोही को देख सक्षम से कंफर्म करते हुए पूछा, ये शान के पास आरोही ही है ना? तो सक्षम ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, इस बार तो ये आरोही ही है। रुद्र ने उसकी बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, यहाँ आना था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर सक्षम ने मासूमियत से कहा, यार मुझे नहीं पता। सक्षम की बात सुन रूथ ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, ओह शट अप सक्षम। तो सक्षम अब चुप हो गया था कि तभी शक्ति वहां आए और उसने रूथ का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुद्र, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? और डायरेक्टर सर से तुमने मुझे रिप्लेस करने को क्यों कहा? तुम्हें हो क्या गया है रुद्र? रुद्र ने गुस्से में कहा, शक्ति, मेरा हाथ छोड़ो। शक्ति ने मना करते हुए कहा, नो। रुद्र तुम्हें हो क्या गया है, कल की आई उस लड़की के लिए तुम हमारी फ्रेंडशिप भूल गए? तो रूथ ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप तुम भूली हो हमारी? मैं नहीं, कल जो हद की है ना तुमने, हमारी फ्रेंडशिप के सारे रोल्स तोड़ दिए तुमने। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रूथ अब उसे छोड़ जाकर सीधा शान और आदित्य के पास जा खड़ा हुआ तो शान ने धीरे से कहा, लो आ गया मक्खा। जैसे गुड़ के पास मक्खी आती है वैसे ही ये मक्खा इस गुड़ से चिपका रहता है। रूथ ने उसे फुसफुसाते हुए देखा तो वो उसे घूरने लगा। वहीं आरोही उसे अपने सामने देख अब नजरें चुराने लगी। वो इसी वजह से यहाँ नहीं आना चाहती थी, उसे रूथ की शक्ल भी नहीं देखनी थी। इधर आदित्य उसकी तो नजरें ही आरोही से हटने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी अभय ने शान से कहा, यार, शुभित और ईशु को अब वो नीचे ले आ। बहुत हुआ, थोड़ा डांस वगैरह तो होना ही चाहिए। बेचारे कब से खड़े खड़े बोर हो रहे हैं। अभय की बात सुन शान ने खिलखिलाते हुए कहा, सही कह रहा है। आदित्य ने भी उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बच्चे एंजॉय करो, मैं जरा अपने कुछ दोस्तों से मिल लेता हूँ तब तक। इतना कहकर आदित्य ने अब एक बार फिर आरोही को देखा और वहां से चला गया। इधर अभय ने मौका पाकर आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मे आई हैव डांस विद यू? अभय का ये कहना भर था कि रूथ के उसकी बात सुनकर ही कान खड़े हो गए और उसने बड़ी फुर्ती से कहा, नो। सक्षम और शान रूथ को देख हंसने लगे थे, वहीं अभय ने रूथ को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो रूथ ने आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इसका चेहरा पढ़कर बोल रहा हूँ, वो तुम्हें ना कहना चाहती है। अभय ने रूथ की बात सुन आरोही को देखा तो आरोही ने उसे अपना हाथ देते हुए कहा, व्हाई नॉट? इतना सुनकर ही रूथ हैरत से आरोही को देखने लगा।
उसने आरोही का हाथ जैसे ही अभय के हाथ में देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसने सीने में कितनी जलन होने लगी थी। वहीं शान और सक्षम एक बार फिर रुद्र को देख अपना मुंह फेर कर हंसने लगे। शान अब खुद को संभाल वहां से स्टेज की तरफ बढ़ने लगा कि तभी आदित्य ने उसे बीच रास्ते में उसके पास जा उसे रोकते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? शान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन आरोही? इस पर आदित्य ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हम मुझसे दोस्ती करोगी? शान अब खुद को संभाल वहां से स्टेज की तरफ बढ़ने लगा कि तभी आदित्य ने उसे बीच रास्ते में उसके पास जा उसे रोकते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? शान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन आरोही? इस पर आदित्य ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हम शान ने अभय के साथ बात करती हुई आरोही को देखते हुए कहा, कॉलेज में पढ़ती है, जूनियर है। शान की बात सुन आदित्य ने आरोही को देखते हुए कहा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। शान मुस्कुराया और अब ईशु और शुभित की तरफ बढ़ गया। वो उन दोनों को अपने साथ डांस फ्लोर पर खींच लाया तो अभय और सक्षम ने सबके साथ तालियां बजाकर अब तो सीटियां भी बजा दी। शान ने मुस्कुराते हुए माइक हाथ में ले लिया और अपना गला ठीक करते हुए कहा, भाई एंड मेरी स्वीट सी भाभी, हम सब आप लव बर्ड्स का एक रोमांटिक डांस देखना चाहते हैं। सो प्लीज एवरीवन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर न्यूली वेडेड ब्यूटीफुल कपल। ये कहते हुए शान ने ताली बजाई। वो अब शुभित और ईशु को अकेले छोड़कर सामने जाकर खड़ा हो गया। शुभित ने सबको एक नजर देखने के बाद ईशु को देखा तो वो अपने दोनों हाथ आगे बांधे सिर झुकाए हुए खड़ी थी। शुभित ने बहुत ही प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा, मैं आई? ईशु ने सिर उठा उसे देखा। वो इस समय उसे नॉर्मल ही दिख रहा था। ईशु ने सामने अपनी फैमिली को देखा, अपनी दादी को जो कि प्यार से उसे ही देख रही थी। उन्हें देख ईशु का मुरझाया चेहरा कुछ हद तक खिल उठा और उसने अब शुभित के हाथ में अपना हाथ दे दिया। शुभित ने उसका हाथ बहुत ही आराम से थाम लिया। सॉन्ग प्ले हुआ। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। शुभित ने ईशु को कमर से पकड़कर अपने और पास खींच लिया था तो ईशु भी अपना सिर उठा उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी शुभित ने ईशु को दूर कर अपने पास खींच लिया और फिर उसे घुमाते हुए अपनी चेस्ट से उसकी पीठ सटाकर बहुत ही होले से उसके साथ मूव करने लगा। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। अगले ही पल उसने ईशु का हाथ अपने गाल पर रख उसके साथ डांस मूव किया तो शान, आयु, सक्षम तीनों हूटी करते हुए सीटी बजाने लगे। वहीं रुद्र वो अभय और आरोही से कुछ दूर खड़ा सक्षम के साथ उन दोनों को घूर रहा था। जिस तरह से अभय आरोही को नजरें चुरा कर बार बार देख रहा था, रुद्र का मन तो कर रहा था वो उसे वहीं पीट पीट कर लाल नीला कर दे। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया। चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। इधर शुभित आज ईशु को देख सब कुछ भूल बस जो उसके दिल में ईशु के लिए प्यार वही याद रख उसके साथ डांस कर रहा था। वहीं ईशु वो भी कुछ पल के लिए सब भूल चुकी थी। सॉन्ग चेंज हुआ तो इस बार शान ने अपने साथ खड़ी शक्ति को डांस फ्लोर पर खींच लिया। उसे देख आयु ने भी पास खड़ी सौम्या का हाथ पकड़ लिया और अभी उसने आरोही की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने भी अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बचा सक्षम तो वो इधर उधर अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने लगा था कि तभी रुद्र उसका कॉलर पकड़ उसे अपने साथ खींच ले गया। सभी शुभित और ईशु को घेर अपने अपने पार्टनर के पास डांस करने को रेडी थे और बस सॉन्ग प्ले हुआ। चाहे दे यारा खुशियां हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगह दे, ये फसलों को कर दे तू काम, मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है। अभि ने आरोही का हाथ पकड़ अभी ठीक से डांस शुरू भी नहीं किया था कि तभी सॉन्ग चेंज हो गया। तेरे ना दिया धूमा पै गईया, तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। सॉन्ग को सुन सभी रुक गए और पीछे डीजे वाले को देखने लगे कि डीजे के साथ खड़ा रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने अब बेस बढ़ा दिया और पीछे से निकल डांस फ्लोर पर सक्षम के साथ शान के पास आया तो दोनों एक दूसरे को देख सौम्या के साथ डांस करने लगे। तेनू देख के हौके भर देने खड़े चौंका विच सिपाही नी, थोड़ी ते काला तिलकुलिए, थोड़ी ते काला तिलकुलिए, जो दाग है चनदे टुकड़े ते। थोड़ा बहुत डांस कर रुद्र अभि के साथ खड़ी आरोही के बीच से जानबूझकर निकल कर गया और उसने बारी बारी से सभी फैमिली मेंबर्स को पकड़ अपने साथ डांस फ्लोर पर खींच लिया। तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जच रहा है गोर मुखड़े ते। सभी के डांस फ्लोर पर आने से अब सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई कपल डांस करे। सभी मिलकर डांस करने लगे थे।
शान ने आरोही को अपने साथ खींच लिया तो रुद्र घूमता घामता उसके पास आ गया और उसे छोड़ सौम्या, नित्या, सक्षम इन सभी के साथ डांस करने लगा। तू बॉबी कट कटवा लय ने ते पावे पैंटा जीन दिया हर वेले गल्ला कर दिए बस तू फिल्मा दे सीन दिया मैनू समझ ना आंदी हान दिए समझ ना आंदी हान दिए कीनू हाल सुनावा दुखड़े दे। इधर अभय समझ गया था कि ये सब रुद्र ने जानबूझकर किया है। उसे रुद्र पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर खुद को कंट्रोल कर वो भी अब फिर से आरोही के पास आ गया। तेनू काला चश्मा तेनू काला चश्मा तेनू काला चश्मा जचड़ा है गोर मुखड़े ते। एक के बाद एक कई सॉन्ग्स प्ले हुए, सभी ने जमकर डांस भी किया मगर रुद्र ने अभय को आरोही के पास भटकने का मौका तक नहीं दिया और अब डांस करने के बाद जब सब थक गए तो अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। खुशी ने पानी पीते हुए खुश होकर कहा, सच में मजा आ गया। रात के लगभग 2 बजने को थे। गेस्ट का आना लगभग बंद हो गया था। सक्षम, शक्ति और नित्या भी जा चुके थे। शान ने अब आरोही को कुछ दूर बैठे डिनर कर रहे शुभित और ईशु के पास ले जा उसे उन दोनों के साथ बैठाते हुए शुभित से कहा, भाई ये मेरी न्यू फ्रेंड आरोही। शुभित ने ईशु से ध्यान हटा उसके पास बैठी आरोही को एक नजर देखा कि उसने अचानक से फिर से अपना सिर उठा, आरोही को गौर से देखा और वो अब खाते खाते रुक गया। तभी शान ने वहां ईशु के साथ बैठते हुए कहा, आरोही ये मेरे बड़े भाई और ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त और अब मेरी भाभी ईशु। आरोही ने ईशु को देख मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। ईशु ने अपना सिर हिला दिया और वो मुस्कुराए। वहीं शान ने एक नजर शुभित को देखा जो कि अब भी आरोही को देखे जा रहा था। उन सब का ध्यान अभय ने वहां आकर भटकाया और वो आरोही के पास बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए शुभित से कहा, क्या मतलब बीवी आ गई तो अब अपने बचपन के यार को भूल गया, अकेले अकेले डिनर। तो इस पर शान ने कहा, देख ले दोस्त अब दोस्त नहीं रहा। अभय ने आरोही को देखते हुए कहा, हम देख रहा हूँ। अभय ने अब आरोही से पूछा, तुमने खाना खाया? आरोही ने मना किया तो शुभित ने वहां सवेन से कहा उन सब के लिए भी खाना लगाने को कहा था कि तभी रुद्र वहां शान के पास आकर बैठ गया। रुद्र को देख आरोही ने उसे एक नजर घूरा पर फिर अगले ही पल उससे नजरें हटा ली। वहीं रुद्र वो तो बिना किसी खौफ के उसे ही सबके सामने घूर रहा था। अभय को रुद्र को देख अच्छा नहीं लगा। असल में रुद्र की शुभित और अभय से कभी बनती ही नहीं थी, इसलिए अभय और रुद्र एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे। इधर रुद्र वो बस आरोही को देख अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो उसे इग्नोर कर रही है ठीक है, पर वो अभय के साथ क्यों घूम रही है? सभी ने खाना शुरू किया कि तभी रुद्र ने आरोही को घूरते हुए पूछा, वैसे काफी लेट हो गया है, आपको घर नहीं जाना? रुद्र का सवाल सुन अभय ने कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है आरोही की। इस पर रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम साथ हो ना। अभय ने उसकी बात सुनकर झट से पूछा, क्या? तो रुद्र ने खाना खाते हुए कहा, कुछ नहीं। तो इस बार अभय ने कहा, वैसे आज तुम अपना गाना बजाना छोड़ हम सबके बीच क्या कर रहे हो? रुद्र ने खाना छोड़ अब सिर उठा उसे घूरा तो शुभित ने बीच में कहा, स्टॉप इट गाइस। रुद्र और अभय एक दूसरे को घूरते हुए डिनर करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी बड़े भी डिनर कर रहे थे, साथ में हंसते हुए बातें कर रहे थे। जैसे तैसे डिनर खत्म हुआ तो अभय ने आरोही से कहा, घर कैसे जाओगी? ये सुन रुद्र ने धीरे से अभय को गाली देते हुए कहा, साले, मेरे साथ जाएगी और कैसे जाएगी? इधर आरोही ने उसकी बात सुन शान की तरफ देखा। उसी ने उसे इतनी लेट नाइट तक रोक कर रखा था। आरोही ने शान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने कहा था कि वो मुझे ड्रॉप करेंगे। अभय ने उसे देख अब बात बदलते हुए कहा, ओह ओके, अच्छा एक बात पूछूं? आरोही ने उसे देखा तो अभय ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? आरोही उसका सवाल सुन उसे देखने लगी। अभय को वो जानती ही कहाँ थी, बस हाँ, वो जब से यहाँ आई थी तब से वो उसके आगे पीछे ही घूम रहा था। उसने उसे डांस के लिए हाँ सिर्फ रुद्र को देख गुस्से में कहा था, बाकी वो उससे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। आरोही कुछ कहती कि तभी किसी ने अभय पर पानी फेंक दिया। अभय ने गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए कहा, व्हाट द एफ तारानकन तारानकन। और अब जब सिर उठाया तो देखा रुद्र ने ग्लास नीचे टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बहन तुम्हें याद कर रही है। अभय ने रुद्र को गुस्से में घूरते हुए कहा, तो इसमें पानी फेंकने वाली कौन सी बात थी? बोल नहीं सकते? रुद्र ने अपनी वॉच ठीक करते हुए कहा, बोला था मैंने, पर तुम्हें लड़की ताड़ने से फुर्सत मिले तब ना। अभय ने हैंकी से अपना फेस वाइप करते हुए कहा, जस्ट शट अप, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या हो। रुद्र ने उसकी बात को इग्नोर किया और बस आरोही को वहां से घूरता हुआ निकल गया। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। आदित्य ने ईशु को देख शुभित से कहा, तुम दोनों अब जाओ, आराम करो। शुभित भी थक चुका था और जानता था कि ईशु भी अब थक चुकी है, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और अब ईशु को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। इधर शान ने आरोही से कहा, चले आरोही। तो आरोही ने कहा, हाँ प्लीज।
शान मुस्कुराया और आरोही को अपने साथ पार्किंग की तरफ ले जाने लगा कि तभी उसने उससे पूछा, आरोही, तुम कितने साल की हो? आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, 20। शान ये सुन चलते चलते रुक गया तो आरोही ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? शान ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। अच्छा एक बात कहूँ? आरोही ने हाँ कहा तो उसने कहा, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरी बहन बन सकती हो? तो इस बार आरोही उसकी बात सुन अपनी जगह पर रुक गई। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे अपनी दोस्त, गर्लफ्रेंड की जगह उसे अपनी बहन बनाना चाहा था। शान ने आरोही को देखते हुए कहा, आराम से जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। आओ। वो उसके साथ साथ चलने लगी। दोनों एक कार के पास जा रुके। शान ने आरोही के लिए कार का डोर ओपन किया तो वो कार में बैठने वाली थी कि ड्राइविंग सीट पर बैठे रुद्र को देखकर रुक गई। उसके इंतजार में बैठे रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, अब बैठो भी। आरोही चुपचाप बैठ गई तो शान ने डोर बंद करते हुए कहा, सॉरी, पर यह आपके डियर हस्बैंड चाहते हैं कि वो खुद तुम्हें ड्रॉप करेंगे। आरोही कुछ नहीं बोली। रुद्र ने मिरर बंद कर अब कार स्टार्ट की और थोड़े गुस्से में उससे कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? ओह, तुम्हारा नया फ्रेंड पीछे छूट गया। उमम। आरोही ने उसकी बात सुन गुस्से में उसे घूरा और फिर अगले ही पल अपना मुंह फेरते हुए कहा, बकवास मत कीजिए। रुद्र ने कार की स्पीड बढ़ा गुस्से में कहा, बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही थी पार्टी में? क्या जरूरत थी उस अभय के साथ इतना बात करने की? इस पर आरोही ने कहा, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? रुद्र ने आरोही को एक नजर देखते हुए कहा, क्यों? तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मैं कौन हूँ? आरोही ने कहा, हाँ, वैसे भी सिर्फ बात ही की है। आपकी तरह नहीं हूँ मैं। आरोही का इतना कहना भर था कि रुद्र ने कार रोड के साइड में रोक दी। वहीं दूसरी तरफ शान अभी भी पार्किंग में खड़ा हुआ था। शुभित और उसके पॉप्स का आरोही को देख सेम वही रिएक्शन था जो उसका था। आरोही में उसे अपनी बहन आशी की झलक दिखाई दे रही थी। आज वो जिंदा होती तो शायद आरोही की तरह ही दिखाई पड़ती और उसकी ही तरह 20 साल की होती। अगर आरोही को गौर से देखा जाए तो नाक से ऊपर के हिस्से से उसकी मम्मा यानी शुभी की तरह ही दिखाई पड़ रही थी, वहीं उसके होठों से लेकर चिन तक का हिस्सा आदित्य के जैसा लग रहा था। स्माइल करते हुए उसमें आदित्य की झलक दिखाई पड़ रही थी। पर ये कैसे हो सकता है? क्या बस ये एक इत्तेफाक था? टू बी कंटिन्यूड, बिकॉज आई लव योर स्टूपिड। रुद्र के अचानक कार रोकने पर आरोही ने अब चुप्पी साध ली। उसने रुद्र को देखा। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरी तरह बनो। जैसी हो वैसी ही रहो। बस ये गुस्सा थोड़ा कम किया करो। रुद्र के बोलने के तरीके पर आरोही चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी कि रुद्र ने अब उसका हाथ अपने हाथ में लिए होठों के करीब ले जाकर चूमते हुए कहा, और मुझे थोड़ा बहुत प्यार करने का मौका दिया करो। और कुछ नहीं चाहिए। रुद्र की बात सुन और उसे अपने हाथ पर किस करते देख आरोही ने झट से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा अपने पास खींचते हुए कहा, आपको फ्लर्ट करने का बस मौका चाहिए। रुद्र को आरोही का इस तरह अपना हाथ खींचना अच्छा नहीं लगा, पर फिर उसने इग्नोर कर कार स्टार्ट करते हुए कहा, फ्लर्ट नहीं, इसे प्यार कहते हैं, जिसे तुम फील नहीं करना चाहती। रुद्र ने ड्राइव करते हुए थोड़ी नाराजगी में कहा, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें फ्लर्ट लग रहा है, और जो वो अभी कर रहा था वो क्या था? इस पर आरोही ने कहा, आपकी घूम फिर कर सुई उन पर ही क्यों अटकी पड़ी है? रुद्र ने आरोही की बात सुन गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा, उन पर? रुद्र को पसंद नहीं आया था आरोही का अभय को इस तरह इज्जत देकर बात करना, वहीं आरोही ने नासमझी में कहा, हाँ। रुद्र उसे घूरने लगा तो आरोही ने पूछा, क्या? रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। उसे आरोही पर एक बार फिर गुस्सा आ गया था। उसने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हें बस घूम फिर कर मेरा मूड ही खराब करना है। इतना कहने के बाद रुद्र ने अब कार रोकते हुए कहा, जाओ तुम उस अभय से ही बात करो। मुझसे बात करना तो तुम्हें पसंद नहीं। आरोही ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या? इस वक्त कि तभी उसने आसपास ध्यान दिया। वे दोनों अपार्टमेंट पर आ गए थे। आरोही ने रुद्र को देखते हुए पूछा, आप नहीं आ रहे? रुद्र ने एक नजर आरोही को देखा और फिर उससे मुंह फेरते हुए कहा, नहीं। उसकी बात सुन आरोही अब बिना कुछ बोले कार से निकलकर अपार्टमेंट्स के अंदर चली गई। उसने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, जो कि रुद्र को बहुत हट कर गया था। उसने सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल एक सिगरेट अपने होठों के बीच रखकर जलाए और बस अपार्टमेंट की एंट्रेंस की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना सिर सीट से टिकाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेना शुरू कर दिया। लड़कियों की कमी नहीं थी उसे। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की उसकी एक झलक पाने के लिए को बेताब थी, पर अब उसके दिल में आरोही बस चुकी थी और वो सिर्फ उसके लिए बेताब था। आज से पहले कभी वो किसी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं हुआ था जितना कि आरोही के लिए वो पागल हुआ जा रहा था। सिगरेट फेंक रुद्र ने अब कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया।
अंडस्को। इधर मित्तल मेंशन में शुभित कुछ देर तक अकेले रहने के बाद बालकनी से रूम में आया और जाकर बेड पर अपनी साइड बैठा ही था कि उसके पास सोई ईशु घबराकर उठ गई। उसके इस तरह अचानक से उठने पर शुभित ने उसे पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभित ने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा ईशु बुरी तरह घबराई हुई थी। शुभित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? ईशु ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी पीठ पर हाथ रख थोड़ी देर तक सहलाने के बाद अब जब वो नॉर्मल हो गई तो उससे अलग हो अपना मुंह फेर वापस लेट गई। शुभित ने उसे देखा। उसने उसे देखते हुए ही रूम की लाइट ऑफ की और अब आहिस्ता से अपनी जगह लेटकर उसे देखने लगा कि तभी वो मुड़ी। उसने अपनी आंखें खोल नाइट बल्ब की रोशनी में शुभित की आंखों में देखा और अब खुद ही उसके पास उसके करीब खिसक आई तो शुभित ने भी बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से लगा ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया। ईशु ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था तो शुभित ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले सामने करते हुए कहा, रिलैक्स, बस एक सपना था। शुभित की बात सुन ईशु ने हाँ में सिर तो हिलाया पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई तो शुभित ने उसके आंसुओं को पोंछ उसे डांटते हुए कहा, इतनी कमजोर क्यों हो तुम? बस एक सपना ही तो था, इसमें रोने वाली क्या बात है? ईशु कुछ नहीं बोली और एक बार फिर शुभित के गले में उसने अपना चेहरा छुपा लिया। शुभित ने उसे इस तरह देख अब उस पर भड़कने की बजाय प्यार से उसका सिर चूमते हुए कहा, अच्छा सुनो। तो ईशु ने अब धीरे से उससे दूर हो अपना सिर उठा उसे देखा तो शुभित ने उससे पूछा, डर लग रहा है? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने कहा, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ईशु ने एक बार फिर मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे देख उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तो डरने की जरूरत नहीं है। ईशु ने फिर हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, अभी भी वैसी ही थी। हर छोटी छोटी चीजों से डरना, लो कॉन्फिडेंस। एक सपने से ही वो बुरी तरह डर गई थी, ये वो साफ तौर पर देख पा रहा था। पर यहाँ शुभित जानता ही नहीं था कि ईशु ने सपना नहीं बल्कि अपने साथ पास में हुए हादसे को एक बार फिर अपनी बंद आंखों से देखा था। विवेक मल्होत्रा इस आदमी का चेहरा उसके जहन में जैसे बस चुका था। ईशु की नींद अब जैसे उड़ चुकी थी और वही शुभित वो भी इस समय उसी के बारे में सोच रहा था। शुभित ने अपना सिर झुका ईशु को देखा तो वो कहीं खोई हुई थी तो शुभित ने उससे पूछा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? शुभित की आवाज सुन ईशु ने अपना सिर उठाया तो दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों को छूने से बस कुछ इंच दूर रह गए थे। शुभित की सांसों ने ईशु के होठों को छुआ तो ईशु सिहर उठी और उसने अपना सिर वापस झुका लिया। पर शुभित उसने उसके चिन को पकड़ उसके चेहरे को वापस उठाते हुए उसके होठों को अपने होठों के करीब कर फुसफुसाते हुए कहा, आज तुम्हारा लहंगा काफी अच्छा लग रहा था। उसकी बात सुन ईशु ने अपनी बंद आंखें खोल उसकी आंखों में हैरानी से देखा। उसे बस उसका लहंगा अच्छा लगा, वो अच्छी नहीं लगी। शुभित ने उसकी आंखों में देख उसकी शिकत को पढ़ लिया था पर फिर भी उसने ईशु की तारीफ नहीं की। सच तो ये था कि आज जब वो उसके सामने आई तो वो इतनी ब्रेथटेकिंग लग रही थी कि वो एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक बार फिर शुभित ने आज पहल करते हुए ईशु के बारी बारी से दोनों गाल को चूम लिया। ईशु ने उसकी छुअन को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख शुभित ने अब उसकी बंद पलकों को भी बड़े प्यार से चूमते हुए अब उसकी नाक को अपने होठों से छू लिया तो ईशु ने उसकी TSHIRT को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। शुभित ने उसके ऐसा करने पर उसके हाथ को अपने हाथ में ले उसके सिर पर अपना सिर रखते हुए पूछा, नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? ईशु ने उसकी बात सुन अपनी पलकों को खोल उसे देखा तो शुभित ने अब अपनी आंखें बंद करते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रख उसे सॉफ्टली बहुत प्यार से किस करना शुरू किया तो ईशु ने उसके कंधे पकड़ लिए। वो घबरा गई थी, उसे लगा वो फिर से उसे रफली किस करेगा, मगर नहीं, वो इस बार उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। उसने किस को डीप करते हुए अब ईशु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। वो उसे किस करते हुए लगभग अब उसके ऊपर था और ईशु वो उसके नीचे। उसके काफी देर तक यूं ही उसे चूमने से ईशु की अब सांसें उखड़ने लगी थी। इस वजह से ईशु ने अब उसे पुश करना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर उसे वाइल्डली किस करने लगा था। ईशु के हाथों की हरकत को महसूस कर शुभित होश में आया तो उसने उसके होठों को छोड़ गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या हुआ? मगर इस समय ईशु ऐसी हालत में ही नहीं थी कि उसकी तरफ एक नजर देख भी पाती। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और पैशनेट किस की वजह से होंठ उसने उसे दूर धकेल अपना चेहरा अब पिलो में छुपा लिया तो शुभित ने झट से उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, शर्मा क्यों रही हो? अब हमारे बीच कैसा पर्दा? उसकी बात सुन ईशु ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। उसे अब शुभित पर गुस्सा आने लगा था। एक तो वो कुछ भी करने से पहले उससे कुछ पूछना जरूरी क्यों नहीं समझता। उनकी शादी वाली रात भी उसने चाहा था कि पहले वो एक दूसरे से कुछ बातें करें, मगर नहीं, वो तो जैसे बस उसे देख हमेशा उसके करीब आने को तैयार रहता है।
ईशु ने कोई हलचल महसूस नहीं की तो अब उसने अपनी आंखें खोल शुभित को देखना चाहा था कि उसके आंख खोलते ही एक बार फिर वो झुका और उसने उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। उसके होठों को किस करते हुए ही उसने उसकी नाइटी की नॉट खोल अब उसके चिन को अपने होठों के बीच लेते हुए चूमा की तभी ईशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुभित उसके ऐसा करने पर रुक गया। उसने अगले ही पल ईशु को घूर कर देखा और धीरे से कहा, आई वॉन्ट योर राइट नाउ। ईशु ने उसकी आंखों में देखा तो वो अपनी इंटेंस नजरों से उसे देखे जा रहा था। उसने खिसक कर ईशु के बराबर आ उसके गले पर अपने होंठ रखते हुए बड़ी ही मदहोशी से कहा, प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। ईशु ने उसकी बात सुन उसका हाथ छोड़ दिया तो शुभित ने उसकी कमर को अपनी बाह में भर एक पल में पलटकर उसे अपने ऊपर खींच लिया। ईशु उसके ऐसा करने पर झेप गई। उसने सहम कर उसके गले में अपनी बाहें डाल उसे कसकर थाम लिया। वहीं शुभित ने उसके सिर को उसके पूरे चेहरे को बारी बारी से चूमते हुए एक बार फिर उसे अपनी बाहों में लेकर पलट गया। वो एक बार फिर उसके नीचे थी। शुभित ने उसकी नाइटी की स्ट्रैप को अपने दांतों से पकड़ उसके कंधे से खिसकाते हुए अब अपने होठों से उसकी सॉफ्ट स्किन को छुआ तो ईशु उसके गले लग गई। उसे शर्म आ रही थी, भले उनके बीच अब पर्दा नहीं रहा था पर फिर भी अभी झिझक तो बाकी थी। वो शर्माई तो इस बार शुभित नाराज नहीं हुआ बल्कि मुस्कुरा दिया। उसने उसके सिर को प्यार से चूमते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। ईशु ने ना में सिर हिलाया तो वो फिर मुस्कुरा दिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसने अब अपनी नाक से उसके कंधे को सहलाया। वो उसे प्यार करना चाहता था। प्यार, हाँ प्यार। वो ये बात भले उससे कह नहीं पा रहा था, मगर उससे प्यार उसे अभी भी था जो कि कुछ गलतफहमी की वजह से उसने अपने दिल के कोने में कहीं छुपा लिया था। मगर अब जब वो उसके पास, उसके बेहद करीब थी तो वो छुपाने में नाकामयाब हो गया था। ईशु से आती भीनी खुशबू उसकी सांसों में समाकर उसे मदहोश कर रही थी। उसने धीरे से ईशु के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जान, नाउ आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। इतना कहते हुए उसने ईशु के पैरों को अपने पैर के नीचे दबा लिया। वो नीचे जाते हुए उसके हाथों की सॉफ्ट स्किन को अपने होठों से छूकर चूमने लगा था। उसके इस तरह से छूने पर ईशु पलट गई और उसने बेडशीट अपनी मुट्ठी में भींचते ली। उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो कसमसाने लगी थी। शुभित ने उसे एक बार फिर अपने पास खींच लिया और अब उसकी एक ना चलते हुए उसने उसके बदन से नाइटी को अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में शुभित के कपड़े भी ईशु की नाइटी के साथ बेड से नीचे थे और ईशु बेड पर शुभित के नीचे। शुभित ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में बड़ी ही मजबूती से पकड़ कर रखा था। वो उसके शरीर के हर हिस्से को चूमने लगा था। वहीं उसे आज भी उसी तरह से पेश आते देख ईशु ने अब उसे धकेलना चाहा तो वो एक बार फिर रुक गया। उसने ईशु से नाखुश होते हुए पूछा, अब क्या हुआ? तो ईशु ने उसे उन दोनों के आपस में उलझे हाथों की तरफ इशारा किया। वो कितना वाइल्ड है ये वो उसे समझाना चाहती थी। वो एक नाजुक लड़की है, इस तरह से अगर वो उसके हाथों को पकड़ेगा तो उसके नाजुक हाथ तो टूट ही जाएंगे। वो उससे कहना चाहती थी कि वो थोड़ी नजाकत के साथ उससे पेश आए पर कैसे कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पर शुभित को उसकी हालत देख समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है, इसलिए उसने अपने वाइल्ड लव को ब्रेक देते हुए कहा, सॉरी, आई विल बी जेंटल। तो उसकी बात सुन ईशु ने अपना मुंह फेर लिया। ये देख शुभित भी अब खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अंडस्को एक मदहोशी और प्यार से भरी रात बीत चुकी थी। दोनों में कुछ खास सुलझा तो नहीं था, बस शुभित का बिहेवियर पहले से नर्म पड़ गया था। सुबह के समय ईशु की नींद खुली तो आज की सुबह कुछ अलग ही थी। उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ तो वो समझ गई कि ये शुभित का सिर था। वो पिछली रात की तरह आज उससे दूर नहीं बल्कि उसके करीब ही उससे अब तक चिपक कर सोया हुआ था। ईशु ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और अब उसे खुद से दूर कर ठीक लेटा दिया तो शुभित ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? ईशु ने जल्दी से ब्लैंकेट संभाल खुद को ढकते हुए उसे देखा तो शुभित ने अब अपनी आंखें खोलकर कहा, अभी सिर्फ 6 बजे हैं। ये कहते हुए शुभित ने उसे वापस खींच लिया और उसे अपनी बाहों में लेकर उसने अपनी आंखें बंद की तो ईशु ने उसे पुश करते हुए अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दिया। वो कहना चाहती थी कि अब वो उसे छोड़ दे। सुबह हो गई है पर शुभित ने उसके हिलते हाथों को पकड़कर नीचे कर उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और दोनों को एक बार फिर ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अंडस्को इधर रूथ रात सुबह जल्दी उठ गया था, या यूं कहें कि सोया ही नहीं था। आज उसकी सुबह सुबह ही मनाली की फ्लाइट थी। वो घर पर सिवाय आयु के किसी को बताए बगैर चुपचाप निकल गया और जाकर उसकी कार सीधे अपार्टमेंट पर रुकी। 2 से 3 बार बेल बजाने पर भी अब जब आरोही ने डोर ओपन नहीं किया तो रूथ ने उसे कॉल किया। कुछ देर बाद आरोही ने कॉल पिक करते हुए नींद में कहा, हेलो। तो रूथ उसकी आवाज सुन मुस्कुरा दिया और उसने आरोही से कहा, बेबी डोर ओपन करो। आरोही उसकी आवाज सुन उठ गई और उठकर बैठते हुए उसने पूछा, क्या? इस पर रूथ ने कहा, बाहर खड़ा हूँ, डोर ओपन करो। आरोही ने उसकी बात सुन फोन अपने कान से हटा परेशान होते हुए कहा, ये आदमी चैन से सोने भी नहीं देता।
वो अब बेड से उठ रूम से बाहर निकल कर आए और उसने जाकर डोर ओपन किया तो रुद्र उसके सामने खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और उसने आरोही के गले लगते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। तो आरोही ने हैरान होते हुए उससे पूछा, इतनी सुबह सुबह आप मुझे मॉर्निंग विश करने आए हैं? उसकी बात सुन रुद्र हंस दिया और उसने उससे दूर होते हुए कहा, पागल हो क्या तुम? खैर मैं यहाँ तुम्हें मॉर्निंग विश करने नहीं बस बाय बोलने आया था। आज मनाली जा रहा हूँ। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, तो जाए। रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, हाँ तो जा तो रहा हूँ। आरोही ने उसे एक नजर देख अब पलटते हुए कहा, हम बाय। पर रुद्र ने जल्दी से जाती हुई आरोही को पकड़कर अपने पास खींच पीछे से उसके गले लगते हुए कहा, आई विल मिस यू। आरोही ने उसकी बात सुन कुछ नहीं कहा, वो चुप थी तो रुद्र ने उसके कंधे पर किस करते हुए कहा, कॉल करूंगा तुम्हें। इस पर भी आरोही चुप रही तो रुद्र ने ही उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम कैब कर कॉलेज चली जाना। मैंने तुम्हारी यूपीआई पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सुन आरोही ने अपना सिर हिला दिया और अब फिर से पीछे हटने लगी थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसने आरोही को कमर से पकड़ अपने पास खींच झुककर उसके होठों को किस करना चाहा था कि आरोही ने अपना मुंह फेर लिया। रुद्र ने अपनी नाक को उसके गाल पर हौले से रगड़ते हुए कहा, प्लीज बेबी, बस एक किस। तो इस पर आरोही ने अब उसे दूर धकेल कर भड़कते हुए कहा, हाँ, इसलिए तो आप यहाँ आए हैं। यही है आपका मुझे बाय कहने का तरीका। रुद्र आरोही को इस तरह देख शौक हो गया कि तभी आरोही ने कहा, बट मुझसे नहीं होगा। आपके जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने, जो हर लड़की को अपनी किस देता फिरता है। यहाँ तक अपनी दोस्त को तक नहीं छोड़ा। आरोही ये सब कहे जा रही थी कि तभी रुद्र जो कि उसकी बातें सुन गुस्से से भर चुका था, उसने लगभग उस पर चिल्लाते हुए उसे उसकी बाजुओं से कसकर पकड़ते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अगर अब बकवास की तो भूल जाऊंगा कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो आरोही। आरोही उसकी तेज आवाज सुन झेप गई। वो वाकई चुप हो गई तो रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक्चुअली गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे पास आया जानते हुए भी कि तुम मेरा मूड खराब ही करोगी। रुद्र ने आरोही को छोड़ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, पर क्या करूं ये मान ही नहीं रहा था। जबरदस्ती मुझे यहाँ खींच कर ले आया और देखो, तुमने एक बार फिर इसके अरमानों को तोड़ दिया। क्यों करती हो तुम ऐसा? आरोही ने रुद्र की बात सुन डरते हुए कहा, तो आप क्यों बार बार मेरे पास आते हैं? रुद्र ने आरोही की बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा, बिकॉज आई लव योर स्टूपिड। आई लव यू। रुद्र ने आरोही को देख इस बार धीरे से कहा, बट तुम नहीं समझोगी। मुझे छोड़ तुम बाकी सबकी बातें समझ सकती हो बट मुझे नहीं। बाय। आप परेशान करने नहीं आऊंगा और ना ही कॉल कर परेशान करूंगा। ये कहने के बाद रुद्र अब एक पल और वहां ना रुका और जल्दी से वहां से निकल गया। मस्त सवानी जीने के नुस्खे। रुद्र जा चुका था पर उसके कहे शब्द आरोही के कानों में अब तक गूंज रहे थे। वो उससे प्यार करता है। लाइक सीरियसली प्यार। उन दोनों ने एक दूसरे को जाना ही कितना है, समय ही कितना बिताया है एक दूसरे के साथ, जो उसे उससे प्यार हो गया। डोर बंद कर आरोही अपने रूम में वापस लौट आई। उसने अपने फोन पर आए सोनल के मैसेज चेक किए और बस अब उठकर बाथरूम में चली गई। अंडस्को इधर मित्तल मेंशन में ईशू शॉवर लेने के बाद अब जल्दी से एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनकर रूम में आए और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी मांग में सिंदूर लगाने लगी थी कि तभी शुभित ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशू छिप गई थी पर फिर उसने शुभित को इग्नोर कर अपनी मांग में सिंदूर लगाया और माथे पर एक छोटी सी बिंदी भी लगाई। उसे देख शुभित ने उसके गले लगे हुए ही पूछा, इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ईशू ने उसे इशारा किया कि वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जा रही है। उसने उसे इशारा करते हुए कहा, आप ही जल्दी आइए। पर फिर उसे याद आया कि किस तरह वो उस दिन बगैर ब्रेकफास्ट किए चला गया था, पर आज क्या वो आज भी ऐसा करने वाला है? ये सोचते हुए ईशू अब शुभित को मिरर से देखने लगी। तभी नाइट स्टैंड पर रखा शुभित का फोन बजने लगा तो वो ईशू से अलग हो अपना फोन हाथ में ले खुश होकर बालकनी में चला गया। उसे जाते देख वो मायूस हो गई। काश वो बोल पाती तो उससे अपने हर सवाल का जवाब मांगती। ईशु अब एक बार बालकनी की तरफ देख रूम से निकल नीचे चली गई। उसे आते देख सपना जी ने कहा, बेटा, आज बहुत देर कर दी नीचे आने में। उनका सवाल सुन ईशु थोड़ा शर्मा गई और अब उनसे नजरें चुरा चुपचाप मंदिर में पूजा करने चली गई। कुछ देर बाद वो पूजा कर वापस आई तो देखा आदित्य, शान डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ बात कर रहे थे और दो सर्वेंट्स वहां ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। उसे आते देख आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। ईशु ने अपना सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तभी शुभित भी आज टाइम पर नीचे आ गया। दोनों साथ में ही अपनी अपनी जगह पर आकर बैठे तो शान ने अब शुभित से पूछा, सो भाई, कहाँ जाने का सोचा है? शुभित ने उसकी आवाज सुन उसे घूरते हुए देखा तो शान ने मुंह बनाते हुए कहा,
पहले तो आप ये अपना चेहरा बदलवाओ यार। जब देखो ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों लेकर आते हो। शान की बात सुन आदित्य और ईशु दोनों हंस दिए तो शुभित ने चिढ़ते हुए कहा, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरे फेस में? शान ने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस बड़े से चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल की जरूरत है। पर वो सब छोड़िए। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ आपके हनीमून पर। तो बताए आप ईशु को कहाँ ले जा रहे हैं? शान की बात सुन ईशु, जिसने अभी जूस पीना शुरू ही किया था, कि उसे झटका लगा और वो खांसने लगी। ये देख पास बैठे शुभित ने जल्दी से उससे ग्लास ले लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसने उसे लगभग डांटने वाले लहजे में कहा, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? ईशु ने अपना मुंह साफ करते हुए नामे सिर हिलाया तो शुभित ने वाइप्स उसके हाथ से ले अब खुद ही उसका मुंह साफ कर दिया। वहीं आदित्य शुभित को ईशु की परवाह देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे अपने और शुभी के साथ बिताए कुछ हसीन पल याद आ गए। इधर शान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई उसे जल्दी नहीं है, बल्कि हनीमून की बात सुन शर्मा गई है बेचारी। क्यों ईशु, मैं सच बोल रहा हूँ ना। शान को आंखें मटकाते देख ईशु ने उसे एक नजर देख अपना सिर एक बार फिर झुका लिया तो आदित्य ने कहा, बस बहुत हुआ शान, क्यों दोनों को परेशान कर रहे हो? इस पर शान ने कहा, क्या पॉप्स, मैं इन्हें परेशान नहीं, मस्त जवानी जीने के नुस्खे बता रहा हूँ, जिसमें हनीमून टॉप पर है। तो इस बार शुभित ने शान की बात सुनकर कहा, ये नुस्खे अपने लिए बचा कर रखो। तो शान ने सैंडविच मुंह में लेते हुए कहा, अरे भाई मेरे पास बहुत है, इसलिए एक दो आपको दे रहा हूँ, और चाहिए तो बताना। उसकी बात सुन आदित्य हंसने लगा, पर फिर आदित्य ने अपना जूस का ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, चीकू, शान सही कह रहा है, घूम आओ, तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बताओ कहाँ जाना चाहते हो? शान ने आदित्य की बात सुन एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं बताऊं? प्लीज मैं बताऊंगा। भाई आप सेंटोरिनी जाए, वहां मस्त ईशु के साथ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल बीचेस का मजा लेना। वाओ हाउ रोमांटिक। शान की बात सुन शुभित ने उसे घूरते हुए कहा, हनीमून मेरा है या तुम्हारा? शान ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आपका। इस पर शुभित ने कहा, हाँ तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ईशु के साथ कहाँ जाना है, तुम बीच में अपनी नाक मत घुसाओ। इस पर आदित्य उन दोनों को बहस करते देख हंसने लगा। कितने दिनों बाद घर में इस तरह का माहौल बना था कि वे तीनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल बहस कर रहे थे। वहीं ईशु, वो तो शर्म से गड़ी जा रही थी, तीनों एक ही टॉपिक पर जो अटक गए थे। उसका उन तीनों के साथ बैठना मुश्किल हो रहा था। उसका तो साथ देने वाला भी कोई नहीं था, तीन लोगों के बीच वो अकेली लड़की। वे तीनों क्या समझेंगे उसके दिल का हाल, और फिर इस तरह से उसके घर में ये सब बातें खुलकर कोई करता भी नहीं था। तभी अब जब तीनों की बहस एंड पर पहुंची तो शुभित ने कहा, डैड, मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ। ये सुन आदित्य कुछ कहता उससे पहले उन चारों को एक आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग अंकल। सभी ने आवाज को सुन अपने सिर घुमाए तो आदित्य ने खुश हो अंदर आते उस लड़के को देखकर कहा, हे विवेक, कम कम। विवेक मुस्कुराता हुआ वहां आया तो आदित्य ने उसे ब्रेकफास्ट ज्वाइन करने को कहा। विवेक ने एक नजर सामने बैठी ईशु को देख आदित्य से कहा, थैंक यू अंकल। वहीं अब ईशु, उसके तो मुंह में जो बाइट था वो अब उससे खाया भी नहीं जा रहा था। उसने पास बैठे शुभित के पैर पर अपना हाथ रख उसके पेंट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया तो शुभित ने उसे एक नजर देख अब उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। शुभित ने अब अपना गला ठीक करते हुए आदित्य से पूछा, डैड, लगता है आप और विवेक एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं। इस पर आदित्य ने कहा, यस, ये मेरे बिजनेस फ्रेंड मिस्टर सारांश मल्होत्रा का बेटा है। यही है तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हारे साथ 50-50% पार्टनरशिप पर तुम्हारे साथ शू कंपनी खोलना चाहता है। शुभित ने विवेक को देख आदित्य से धीरे से कहा, डैड, हमने इस बारे में बात ही नहीं की। तो आदित्य मुस्कुरा दिया और उसने कहा, हाँ, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, इसलिए तो आज विवेक को यहाँ बुलाया है। इधर शान अब उन तीनों की बातें सुन बोर होने लगा तो चुपचाप उठने की कोशिश करने लगा था कि तभी आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप बैठे रहो। इधर शुभित ईशु की पकड़ को अपने हाथ पर कसते देख समझ गया था कि वो कंफर्टेबल नहीं है उन लोगों के साथ। उसने एक नजर ईशु के चेहरे को देखा तो वाकई उसके चेहरे का नूर जैसे उड़ चुका था। शुभित ने आदित्य को देखते हुए कहा, डैड, मैं अभी आया। ये कहते हुए शुभित उठा और उसने अपने साथ ईशु को लिया तो अचानक से उसकी नजर विवेक पर पड़ी जो कि ईशु को ही घूर रहा था। ये देख शुभित ने ईशु को देखा जो कि मुंह फेर दूसरी तरफ देख रही थी। शुभित ने विवेक को घूर कर देखा तो उसकी जलती नजरों को महसूस कर विवेक ने अपनी आंखें आदित्य की तरफ घुमा उससे बात करना शुरू कर दिया। वहीं शुभित अब ईशु को लेकर वहां से चला गया। रूम में पहुंचते ही शुभित ने ईशु से पूछा, तुम उस विवेक को देख इतना डर क्यों रही हो?
तो इस पर ईशु ने अपना सिर झुकाए ना में हिलाया तो उसके झूठ बोलने पर शुभित को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत रखते हुए अपना सिर झुका उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते हुए पूछा, मुझसे झूठ बोलोगी तुम? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम उसे ही देखकर अनकंफर्टेबल हुई हो, और शायद कल भी हुई थी। बताओ मुझे, बात क्या है? ईशु ने शुभित की बात सुन फिर से एक बार अपना सिर ना में हिलाया तो शुभित गुस्से में उसे देखने लगा। उसने इधर उधर देखते हुए अब बैग के साइड ड्रॉअर में से नोटपैड निकाल उसे थमाते हुए कहा, लिखो इस पर। जो भी बात है मुझे लिख कर दो, मुझे समझाओ। ईशु उसके इस तरह से रिएक्ट करने पर सहम गई। उसने नोटपैड अपने हाथों में लिया था कि शुभित का फोन बजने लगा। उसने ईशु को देखते हुए अपना फोन निकाल कॉल पिक किया तो उधर से आदित्य की आवाज सुन उसने कहा, आई एम कमिंग डैड। शुभित ने कॉल कट करते हुए कहा, हम बात करेंगे इस मैटर पर अभी के लिए तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं अभी रूम में भिजवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो अब रूम से बाहर निकल नीचे चला आया। आदित्य, शान और विवेक तीनों इस वक्त अब लिविंग एरिया में थे तो शुभित भी जाकर विवेक के सामने बैठ गया और उसने आदित्य को देखते हुए साफ साफ कहा, डैड, मैं और विवेक स्कूल टाइम में क्लासमेट रहे हैं। आई नो हिम बट स्टिल, मैं अभी किसी भी पार्टनरशिप में विवेक क्या किसी के भी साथ काम करने को तैयार नहीं हूँ। शुभित की बात सुन आदित्य उसे देखने लगा, वही शुभित उसका ध्यान इस समय विवेक पर ही था। उसे विवेक कुछ खास पसंद नहीं आया था। इधर शान के फोन पर सूरज का कॉल आया तो वो वहां से उठकर बाहर निकल कर आया तो सूरज ने उसके पास जाकर कहा, आरोही शर्मा नाम है, फैमिली में माँ बाप कोई नहीं है, अनाथ है। कुछ दिन पहले तक वो एक इंस्पेक्टर कपिल शर्मा के घर में रहा करती थी और अब अपनी दोस्त सोनल के साथ हॉस्टल में रहती है। शान ने सूरज की बात सुनकर कहा, बस इतना ही पता चला आपको? इससे ज्यादा मुझे पता है उसके बारे में। उसकी मम्मा भी है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, और इस समय वो अपनी फ्रेंड नहीं। छोड़ो, ये आपके काम की नहीं। पर अंकल, ये इन्फॉर्मेशन मेरे कोई काम की नहीं। शान ने परेशान होते हुए कहा, आप ये पता करो कि उसके डैड कौन है। उसकी मम्मा के बारे में पता करो, मुझे उसके मॉम डैड के बारे में जानना है। शान की बात सुन सूरज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके, मैं आपको कल तक आरोही शर्मा की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा। शान ने अपना सिर हिला दिया। आदित्य से उसने अपने मन की बात कही तो वो उस पर भड़क उठा था और उसने उसे ये कह दिया था कि आरोही का आशी के जैसे लगना मात्र एक इत्तेफाक है, बट शान को ऐसा लग रहा था कि नहीं, आरोही में कुछ तो बात है। इसलिए वो अब अपने तरीके से सच पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इधर शुभित और विवेक एक दूसरे को घूरते हुए उठ खड़े हुए तो शुभित ने पास जाकर विवेक से हाथ मिलाते हुए कहा, सॉरी। तो विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी। शुभित ने अपने कोल्ड लुक के साथ उसे देखते हुए कहा, नो, फिर कभी नहीं। टू बी कंटिन्यूड। गाइस, स्टोरी अच्छी लगी है 2s/1k व्यूज कंप्लीट करवा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।